जरा चेक कर लीजिए आवाज साउंड आ रही है कि नहीं। वॉइस देखिए, L1 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको थ्योरी की क्लास लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक्स आए हैं जो कि अक्सर टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है। टीजीटी में एलटी ग्रेड में कम से कम इससे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं पर ईयर। एक ही बार एग्जाम हुआ तो 3 क्वेश्चन लगभग एलटी के स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया था। तो इस बार भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो क्वेश्चंस आए थे वह मेनली थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के आए थे। अब देखिए, और लैम्डा मैक्स का आया था और यूवी का आया था। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ चुके हम लोग। आज हम लोग शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से। हमारा नया जो टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वह जो नया टॉपिक्स है वह हमारा है कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं। जैसे पहली डिफिनीशन है क्रोमोफोर। पहली डिफिनीशन हमारी क्या है? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर होता क्या है पहले समझिए। कहा जाता है कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो यूवी लाइट को एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हें हम क्रोमोफोर कहेंगे। क्या कह रहा है? क्रोमोफोर कहा गया कि एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। क्या कहा गया? ए कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो यूवी आर विजिबल लाइट LIG लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी हैं। क्या रहा? ऐसे कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो हमारे यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रोमोफोर कहते हैं। फिर समझ लीजिए, कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है ए कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन द यूवी लाइट इज नोन एज ए क्रोमोफोर। कोवैलेंटली होने चाहिए, अर्थात कोवैलेंटली मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? अनसैचुरेटेड होना चाहिए। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि वह डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होने चाहिए। ठीक, साइनाइड होना चाहिए, N डबल बॉन्ड N होना चाहिए। ये सभी ग्रुप हमारे होने चाहिए। बात समझ आई? क्या कहा गया था? एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो हमारे यूवी लाइट को एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वह हमारा क्या कहलाएगा? क्रोमोफोर कहलाएगा। अब देखिए, क्रोमोफोर 2 तरीके के होते हैं। अब कुछ ऐसे क्रोमोफोर होते हैं। क्रोमोफोर कितने टाइप्स होंगे? क्रोमोफोर आर 2 टाइप्स।
हमारे क्रोमोफोर कितने प्रकार के होंगे? 2 तरीके के होंगे। देखिए, पहला क्या होगा? आइसे कोवलेंट बॉन्ड। समझे क्या करा है कि कोवलेंट ऐसे क्रोमोफोर विच कंटेन, नंबर 1 पॉइंट, ऐसे क्रोमोफोर फोर जिसमें सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे होंगे जिसमें केवल क्या होगा? सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हों। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्लियर? यह तीनों में होगा क्योंकि सब में क्या है? सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। तीसरा जो हम महत्वपूर्ण बात करने चल रहे हैं, दूसरा क्रोमोफोर जो है हमारा, दूसरे टाइप्स का, करा विच कंटेन सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें सिग्मा पाई और अबंधी इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से हो? सिग्मा हो, पाई हो और अबंधी हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स में कार्बोनिल ग्रुप विच है सिग्मा पाई एंड लोन पेयर है तो यन। ऐसे हम देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी की चर्चा कर सकते हैं, सिग्मा है, पाई है, यन है। ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है? जो क्रोमोफोर के टाइप्स हुए हमारे, वह ऐसे क्रोमोफोर्स जिसमें सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंड टाइप्स के। और पहला क्रोमोफोर था जिसमें सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ही केवल था। दूसरा जो क्रोमोफोर है उसमें सिग्मा भी है, पाई बॉन्ड भी है और हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये तो होंगे क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर के बाद आता है आगजोक्रोम। आगजोक्रोम या ऑक्सिलरी क्रोमोफोर भी कहा जाता है इसे। ऑक्सिलरी क्रोमोफोर पहले समझिए आगजोक्रोम होता क्या है। गुड इवनिंग विनीता एंड दीपक जी। देखिए, आगजोक्रोम होते क्या है पहले समझिए। कहा जाता है को ऐसे ग्रुप्स जो ऐसे ग्रुप ऐसे समूह जो कोवलेंटली कोवलेंटली सैचुरेटेड, ऐसे ग्रुप जो कोवलेंटली सैचुरेटेड हो और
क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद, क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ऐसे समूह जो कोवलेंटली सैचुरेटेड हो और क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी, क्या क्या, देखिए, वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। ऐसे कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप जो हमारे क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हो, उन्हें हम क्या का नाम देते हैं? क्रोमो आक्जोक्रोम कहते हैं। आक्जोक्रोम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल्स में NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, गामा हेलोजन, ये सभी हमारे क्या हैं? यह सभी हमारे ग्रुप कैसे हैं? आक्जोक्रोम है। देखिए ये आक्जोक्रोम है, और आक्जोक्रोम जो ग्रुप को कहा जाता है इनहेंसिंग ग्रुप। क्यों कहा जाता है इनहेंसिंग ग्रुप? बिकॉज यह क्या करते हैं? इंटेंसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ाते हैं। इनहेंसिंग ग्रुप क्या करते हैं? लैम्डा और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देने के कारण से इन्हें क्या नाम दिया गया? इनहेंसिंग ग्रुप का नाम दिया गया। फिर से समझ लीजिए आप लोग कि एज कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप्स जो हमारा क्रोमोफोर से अटैच होने के बाद वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? आक्जोक्रोम कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, ये हमारा एनिलीन है। हमारा देखिए ये क्या है? बेंजीन है, और ये क्या है? एनिलीन है। जो बेंजीन होता है इसका लैम्डा मैक्स होता है 256 नैनोमीटर, और इसका लैम्डा मैक्स होता है 218 नैनोमीटर्स। इसका एप्सिलॉन मैक्स इंटेंसिटी जो मैक्स होता है वह 200 होता है। इसका एप्सिलॉन मैक्स जो होता है वह 1430 होता है। कितना होता है? 1430 होता है। अगर यहां पर देखा जाए तो देखिए इससे क्या जुड़ गया है? एक ग्रुप हमारा क्या जुड़ जा रहा है? NH2 ग्रुप जुड़ जा रहा है। ठीक, यह हमारा ये वाला ग्रुप डबल बॉन्ड क्या कराएगा? क्रोमोफोर कहलाएगा। NH2 ग्रुप हमारा आक्जो आक्जोक्रोम कहलाएगा।
यही तो आपने पढ़ा। कि यदि किसी इसका लैम्डा मैक्स कितना होता है, बेंजीन का 256 नैनोमीटर। जब यह NH2 ग्रुप जुड़ जाता है इससे, तो इसके वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाते हैं, और इसीलिए NH2 ग्रुप के कारण से वेवलेंथ और इंटेंसिटी बढ़ गई, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, हम लोग देते हैं ऑक्सोक्रोम। क्यों बढ़ता है, सवाल यह है कि कैसे बढ़ाता है। यह लोन पेयर जो इसका होता है, यह क्या होता है, कॉन्जुगेशन शो करने के कारण से, किसके, कॉन्जुगेशन शो करने के रीजन से, तो कारण से लैम्डा मैक्स एंड एप्सिलॉन मैक्स को बढ़ा देता है। क्या करेगा, एप्सिलॉन मैक्स को कैसे बढ़ाएगा, यह जो NH2 ग्रुप होगा, यह इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब, कॉन्जुगेशन शो करेगा, और जैसे कॉन्जुगेशन कोई कंपाउंड शो करता है, वैसे उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों को बढ़ा देता है। तो सिंपली देखिए, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप्स, जो क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को, तरंग दैर्घ्य और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हो, उन्हें हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ये तो बात हुआ ऑक्सोक्रोम। अब हम थोड़ा सा बात सीख लेते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी से। बताइए, इसमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में यदि अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े हम। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक्स के, इसी से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी से। जय, प्रणाम खुसरो भाई, बढ़िया से मेहनत करिए। देखिए, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी से। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी से। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन से कैसे निकालते हैं, जरा इसको देखा जाए। देखिए, एक इस तरीके से चार्ट याद कर लीजिए। इधर एप्सिलॉन मैक्स मींस इंटेंसिटी, इधर लैम्डा मैक्स हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ऊपर हो जाएगा हाइपर, हाइपर क्रोमिक,
इधर हो जाएगा हाइप्सो। इधर देखिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये 4 शिफ्ट्स होती हैं। देखिए, आप पढ़ लीजिए, ये मेंस के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक्स है। ये मेंस में पूछा जा सकता है आपका। तो सबसे पहले देखिए, चाहे शिफ्ट कहें चाहे इफेक्ट कहें, हम बात करते हैं सबसे पहले बैथोक्रोमिक शिफ्ट। किसकी बात करते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता क्या है, पहले समझिए। यहां पर है, ये हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है। यदि अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे यदि हमारा शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अर्थात वेवलेंथ बढ़ रहा है, यदि किसी कंपाउंड का वेवलेंथ बढ़ रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? द शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू ए लॉन्गर वेवलेंथ। हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। अगर ऐसा शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? समझ लीजिए, यदि एब्जॉर्प्शन हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, अधिकतम वेव तरंग दैर्घ्य की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। डिफिनेशन जरा देख लीजिए। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, आर, बैथोक्रोमिक शिफ्ट का एक और नाम है रेड शिफ्ट। यह पूछा जा सकता है कि रेड शिफ्ट किस नाम से जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि रेड शिफ्ट किस नाम से जानी जाती है। तो रेड शिफ्ट जो होता है हमारा, वह बैथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्या लिखोगे? यदि एब्जॉर्प्शन लॉन्गर, यदि एब्जॉर्प्शन अधिकतम वेवलेंथ की तरफ यदि एब्जॉर्प्शन अधिकतम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? अरे, क्लियर हो गया? यदि एब्जॉर्प्शन अधिकतम वेवलेंथ, अर्थात अगर लैम्डा, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, लैम्डा मैक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, अर्थात यदि लैम्डा मैक्स बढ़ रहा हो तो उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब यह बैथोक्रोमिक शिफ्ट कैसे, किस रीजन से होता है? तो बैथोक्रोमिक
chromic shift due to following reason. Due to following factors. जो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वह किन फैक्टर के कारण से होती है? पहला पॉइंट्स होता है, पहला पॉइंट्स बाई अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम। पहला पॉइंट्स है कि यदि ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाएगा तो भी हमारा क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह हमारा बेंजीन है, इसका लैम्डा मैक्स होता है 256, लेकिन जब यह एनिलीन हो जाता है इसका लैम्डा मैक्स क्या हो जाता है 280 नैनोमीटर। ये जो NH2 ग्रुप लगा यही हमारा ऑक्सोक्रोम होता है। इस ऑक्सोक्रोम के कारण से हमारा वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गया, और इस बढ़ने के कारण से इसे क्या नाम दिया गया, ऑक्सोक्रोम। तो पहला रीजन निकल के आया कि हमारा अगर क्रोमोफोर से ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाए तो भी हमारा वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो सही रीजन क्या हो गया, बाय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम। दूसरा पॉइंट बाय एडिशन ऑफ द रिएजेंट्स। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बाय एडिशन ऑफ रिएजेंट। अगर हम कोई रिएजेंट्स को ऐड कर दें, यदि हम रिएजेंट को ऐड कर देते हैं तो भी हमारा वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये हमारा है फिनाल, इसका लैम्डा मैक्स होता है 280 नैनोमीटर। जब इसको NaOH डालते हैं ये सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, इसका लैम्डा मैक्स हो जाता है 287 नैनोमीटर। और ये जो होता है ग्राउंड स्टेट में होता है। देखिए ये कहां होता है, और ये कहां रहेगा, एक्साइटेड स्टेट। और यह जो होगा नॉन पेयर जो होता है इसका, यह रेजोनेंस के अनुनाद के कारण से, अनुनाद के कारण अस्थाई होगा, और अस्थाई होने के कारण से इसका लैम्डा मैक्स भी ज्यादा होगा। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आया कि यदि हम सटेबल रिएजेंट्स को ऐड करें तो भी हमारा वेवलेंथ और इंटेंसिटी वेवलेंथ बढ़ जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए एक रीजन और होता है, सॉल्वेंट्स पे डिपेंड करता है। डिफरेंस एक ही कंपाउंड के तीसरा जो रीजन होता है वह सॉल्वेंट का होता है। जैसे एसीटोन है, एक ही कंपाउंड के लैम्डा मैक्स अलग अलग होते हैं।
देखिए, अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट्स होगा तो वह लैम्डा मैक्स को बढ़ाएगा। क्लियर, समझिए। ओ सॉरी, जो लैम्डा मैक्स होता है सॉल्वेंट के केस में, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो लैम्डा मैक्स को घटाएगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होगा तो लैम्डा मैक्स को घटाएगा। ये हमारा म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स होगा, यहां पर हेक्सेन का म्यू इक्वल टू 0 होगा, इसलिए नॉन पोलर होगा। और नॉन पोलर होने के कारण से देखिए, इस फार्मूले के हिसाब से नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और किसके कंपैरिजन में, एंड पोलर सॉल्वेंट के। ये चीज क्लियर हो गया? बताइए, ये तीन फैक्टर्स ऐसे रहे जो हमारे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को इफेक्ट करेंगे। यह कह सकते हैं कि तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को किसके कारण से घट और बढ़ रहा था ये बताएगा। अब दूसरी शिफ्ट की हम बात करने चल रहे हैं। दिस शिफ्ट नोन एज ए हाइप्सो। आइसोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस शिफ्ट के नाम से जाना जाता है? ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जरा यहां पर आ जाइए तो यहां देखिए, ये हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, यहां से इस तरफ जाएंगे। देखिए, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा यहां पर लैम्डा मैक्स कितना है, 0 है। अगर यहां पर लैम्डा मैक्स 0 है तो निश्चित रूप से यहां तक जाने में लैम्डा मैक्स घटेगा। अगर लैम्डा मैक्स घट रहा है, समझिए, यदि लैम्डा मैक्स घट रहा है तो उसे हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। हम कहेंगे यदि एब्जॉर्प्शन हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो उसे हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या करें? देखिए, कहेंगे यदि एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, अर्थात लैम्डा मैक्स घटने की ओर शिफ्ट हो रहा हो उसे हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। पहले समझ लीजिए, यदि एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ, या सिंपली कह दीजिए यदि हमारा वेवलेंथ घट रहा हो, वेवलेंथ क्या हो रही हो, घट रही हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यदि एब्जॉर्प्शन हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो उसे हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट
बताइए, यदि एब्जॉर्प्शन हमारा लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की, या ऐसे सीधे शब्द में कह दीजिए, यदि वेवलेंथ हमारी घट रही हो तो उसे हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्या कारण होते हैं, देखिए कारण, पहला पॉइंट, बाई एडिशन ऑफ द रिएजेंट्स, कुछ एडिशन हम बाई एडिशन ऑफ द रिएजेंट, पहला पॉइंट है बाई एडिशन ऑफ रिएजेंट। यदि कंपाउंड में हम कुछ रिएजेंट्स ऐड कर दें जिसके कारण से वह उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी, या कह दें वेवलेंथ घट जाए, बात समझ आए, यदि वेवलेंथ घट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, देखिए जरा रीजन, ये हमारा बेंजीन है, ओ सॉरी एनिलीन है, इसका लैम्डा मैक्स होता है 280 नैनोमीटर। कौन सा ऐसा रिएजेंट ऐड कर दिया जाए कि इसके वेवलेंथ को घटा दे, इसके वेवलेंथ को क्या हो जाए, घट जाए। अगर इसमें हम HCl ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एलिनियम, एलिनियम आयन कहा जाता है, एलिनियम आयन, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है, जो एलिनियम आयन बनता है, जो इसका लैम्डा मैक्स होता है, ये लगभग 252 नैनोमीटर के बराबर। देखिए इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन के कारण से, कॉन्जुगेशन के कारण से लैम्डा मैक्स बढ़ गया था। अब यहां पर कॉन्जुगेशन क्या होगा, कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। इस कारण से लैम्डा मैक्स घट गया। क्लियर, इसका क्या हुआ, जब उसमें हमने क्या किया, रिएजेंट ऐड किया, तो देखा गया कि इसका कॉन्जुगेशन ही डिस्ट्रॉय हो गया। अगर कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय हो गया, इट मींस कि अब इसका लैम्डा मैक्स घट गया, जिस कारण से लैम्डा मैक्स बढ़ा था, यदि वही को हम डिस्ट्रॉय कर दें, ब्रेक कर दें, तो निश्चित रूप से उसका लैम्डा मैक्स घट जाएगा। कंजुगेशन के कारण बढ़ा था लैम्डा मैक्स, और कंजुगेशन को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। और देखिए जैसे यहां पर HCl डाला, वैसे एल्यूमिनियम आयन बना, और ये बनते मान क्या हुआ, कंपाउंड का एल्यूमिनियम आयन जो था कंपाउंड, ये तुरंत क्या किया, कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय किया, और जैसे कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय किया वैसे लैम्डा मैक्स भी घट गया। आगे चल के लैम्डा मैक्स में पढ़ाएंगे, कॉन्जुगेशन बढ़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट्स की, दूसरे पॉइंट से, बाई
अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम बाय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम। यदि ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है तो भी कंपाउंड के लैम्डा मैक्स घट जाते हैं। ऐसे ग्रुप अटैच हो जाएं जिनके कारण से हमारा क्या होता है, लैम्डा मैक्स घट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखिए, ये ऑक्सोक्रोम हो गया, ये भी ऑक्सोक्रोम हो गया, ये भी ऑक्सोक्रोम हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं, ऑक्सोक्रोम है। दो सौ 235 नैनोमीटर, इसका लैम्डा मैक्स होता है 214 नैनोमीटर, इसका लैम्डा मैक्स होता है 204 नैनोमीटर। चलिए, जब ये ऑक्सोक्रोम अटैच हुए तो देखा गया कुछ ऐसे ऑक्सोक्रोम होते हैं जो वेवलेंथ को घटा देते हैं। उस कारण से भी कहा जाता है हमारा उस कारण से भी हमारा वेवलेंथ घट जाता है। तो ये दो कारण आए, एक बाय एडिशन ऑफ द रिएजेंट्स, और तीसरा पॉइंट्स आप कह सकते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट भी कह सकते हैं, या स्ट्रक्चरल शिफ्ट के कारण से भी लैम्डा मैक्स पर इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, ऐसा है निखिल वर्मा जी, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्रोमोफोर ना होने के बजाय ऑक्सोक्रोम में चले जाते हैं। कहने तो आप कह सकते हैं, नो डाउट। ठीक, ये तो हो गया हमारा किसका, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट का। अब माइनस आई ग्रुप कह सकते हैं कि बढ़ने पर हमारा क्या हो जाता है कि लैम्डा मैक्स घटता है। अब हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, इधर देखिए, अब हम बात करते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। किसकी बात करते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के। यहां से देखिए ऊपर यदि बढ़े तो हमारी क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं यदि एब्जॉर्प्शन हमारा हायर इंटेंसिटी की ओर शिफ्ट हो रहा हो, फिर से समझ लीजिए, यदि हमारा एब्जॉर्प्शन हायर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, इधर देखिए तीव्रता, इंटेंसिटी में तीव्रता होता है,
हायर ऊपर, यहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं यदि हमारा एब्जॉर्प्शन हायर इंटेंसिटी तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। अभी तक हम जो बात कह रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, लैम्डा मैक्स की। अब हम यही बात नियम किस पर लागू कर देंगे, इंटेंसिटी पर लागू। तो तीसरा जो पॉइंट्स है हमारा वह है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। क्या कहेंगे, यदि इंटेंसिटी हायर की तरफ शिफ्ट हो रही हो तो उसे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। कुछ लोग शिफ्ट ना कहने के बजाय इफेक्ट का नाम भी दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट ना कहने के बजाय किसका नाम दे देते हैं, इफेक्ट का नाम भी नाम दे देते हैं कि यदि हमारा इफेक्ट लॉन्गर हायर इंटेंसिटी की ओर शिफ्ट हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन सोज एप्सिलॉन मैक्स 200, एनिलीन एनिलीन सोज एप्सिलॉन मैक्स इंटेंसिटी 1460। देखिए सिंपली इसने क्या कहा कि यदि हमारी इंटेंसिटी हायर की तरफ हो रही हो, हायर मतलब जानते हैं ज्यादा, लीड्स टू इंक्रीज, या कह सकते हैं यदि इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज हो कर रही हो तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स में एप्सिलॉन मैक्स है 200 बेंजीन का, लेकिन जब यह एनिलीन में NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसकी इंटेंसिटी रेजोनेंस ज्यादा, तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज, रेजोनेंस बढ़ेगा, इंटेंसिटी की बात हाँ कह सकते हैं कि रेजोनेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है, या कह सकते हैं कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ता है और इंटेंसिटी भी बढ़ती है। क्लियर, तो बढ़ा किस कारण से, NH2 के कारण से। इस NH2 के कारण से ही हमारा क्या हुआ, इस इंटेंसिटी का बढ़ा, और कितना बढ़ा, 1430 वैल्यू बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाइपोक्रोमिक से। इसको उल्टा कर दें,
अब देखिए जरा, चलिए क्लियर हो गया। अब जरा देखिए हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। देखिए ये हमारा हाइपोक्रोमिक, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। ऊपर से नीचे जाने पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट जा रही है। ऊपर से नीचे जाने पर इंटेंसिटी क्या हो जा रही, घट जा रही है। अगर इंटेंसिटी हमारी घट रही है तो उसे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि इंटेंसिटी घट रही हो, तो उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। कहते हैं उसे क्या कहेंगे, यदि इंटेंसिटी हमारी घट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अभी हमने इस बात की चर्चा की कि जो एनिलीन होता है इसका लैम्डा एप्सिलॉन मैक्स होता है 1430। लेकिन जब यही एनिलीनियम आयन बनता है तो इसका जो एप्सिलॉन मैक्स होता है वह 160 होता है। इसका क्या होता है, एप्सिलॉन जो मैक्स होता है 160 होता है। क्यों, क्योंकि यह जो लोन पेयर यहां था, देखिए दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेशन बट दिस, यहां पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन इज डिस्ट्रॉय। कॉन्जुगेशन ही हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। अगर कॉन्जुगेशन ही डिस्ट्रॉय हो गया, या हम कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन को हम रिडक्शन कर दें तो भी हमारा लैम्डा मैक्स घट जाएगा। ठीक है निखिल वर्मा जी, यदि आप कॉन्जुगेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दें, अगर आपने कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया कॉन्जुगेशन को, तो निश्चित रूप से एप्सिलॉन मैक्स घट जाएगा। ये पॉइंट्स रहे हमारे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस तरीके के ये शिफ्ट हमारे हो गए। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसे हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर सेट करेगा तो ये मान के चलिए कि वुडवर्ड फिशर रूल से एक क्वेश्चन आएगा। वुडवर्ड फिशर रूल से कोई भी एग्जामिनर सेट करने चलेगा
तो सबसे पहले उसकी निगाह कहां पे जाएगी? देखिए, सबसे पहले उसकी निगाह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे जाएगी। दूसरी कहां निगाह जाएगी? ऑक्जो क्रोम क्रोमोफोर पर जाएगी। तीसरी उसकी जो निगाह पहुंचेगी वो चारों शिफ्ट पे जाएगी। आपसे किसी शिफ्ट के बारे में पूछ सकता है पेपर में। जो पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वह है वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना। किसके द्वारा? वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा। तो हम बात करने चल रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना। रूल कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा हम लोग लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। आप किसके चल रहे हैं कैलकुलेशन करने? फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन एंड पॉलीन। डाइन और पॉलीन्स। डाइन का मतलब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो तो उसे हम डाइन कहते हैं। दो डबल बॉन्ड यदि अल्टरनेट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइन कहेंगे। अब चलिए सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स की बात की जाए तब फिर देखा जाए। सबसे पहले है होमो डाइन। देखिए, डाइन तो सब जानते हैं, एट लीस्ट टू अल्टरनेट, इसे डाइन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डाइन। देखिए, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, कम से कम दो डबल बॉन्ड हो तो उसे डाइन कहा जाता है। क्लियर? अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं होमो एनुलर डाइन। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? होमो एनुलर डाइन। इसे लिखेंगे इफ बोथ conjugated double bond present in the same। यदि दो डबल बॉन्ड जो हमारे कॉन्जुगेशन में हैं एक ही रिंग में प्रेजेंट हो जाए, किसमें प्रेजेंट हो जाए? एक रिंग में, तो उसे हम होमो एनुलर डाइन कहते हैं। देखिए, इफ बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सेम रिंग, अगर एक रिंग में प्रेजेंट हो जाए तो उसे क्या नाम देते हैं? होमो एनुलर डाइन। जैसे फॉर एग्जांपल्स, this dyne is homo, this is also homo। बताइए, सिंगल रिंग में हो जाए कोई दिक्कत नहीं।
बस ये दिमाग में रखिए कि यदि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, होमो कहेंगे। बस बात क्लियर हो गई। यदि दोनों यदि हमारा डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे, होमो कहेंगे। सभी क्या हैं, ऑल ऑफ होमो। क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं हेट्रो हेट्रो एनुलर डाई। यदि दोनों लास्ट में डबल बॉन्ड शो हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में एक रिंग में होने के कारण से यह हमारा शो करेगा। ठीक, चलिए हेट्रो एनुलर डाई क्या होगा, यदि दोनों, ऐसे लिखे, दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यदि दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक रिंग में ना हो, यदि दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक रिंग में ना हो, एक रिंग में ना हो, तो उसे हेट्रो एनुलर डाइईन कहते हैं। बताइए, होमो होगा कि हेट्रो होगा? सभी हमारे क्या होंगे, हेट्रो एनुलर डाइईन। कॉन्जुगेशन में
कॉन्जुगेशन में होना जरूरी है दीपक जी। जैसे अगर कहें दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में है, लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इसका लैम्डा मैक्स गणना नहीं किया जा सकता, और ऐसे कंपाउंड का लैम्डा मैक्स बिलो 200 होता है। बात समझ में आई कि यदि कोई कंपाउंड कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड, तो उस डबल बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं, चाहे हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीपक पटेल 200 नैनोमीटर से सदैव वैल्यू जो होगी वह कम ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनका लैम्डा मैक्स सदैव 200 से ज्यादा होगा, और इसका दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इसका लैम्डा मैक्स सदैव 200 से कम होगा। क्लियर हो गया? नोट करने वाला पॉइंट्स, हेलो हेलो, क्लियर हो गया? यदि होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट होंगे, देन सदैव हम लोग होमो को कंसीडर करेंगे। अगर होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट होंगे तो किसको कंसीडर करेंगे? सदैव होमो को कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स, देखिए, दिस रिंग डबल बॉन्ड इज होमो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हमारा क्या है? हेट्रो, और होमो प्लस हेट्रो इक्वल टू होमो। इसमें जरा बताइए, क्या होमो और हेट्रो दोनों हैं? इसमें बताइए, क्या होमो और हेट्रो दोनों हैं? बताइए, इसे क्या कहा जाएगा? दिस, ये हेट्रो नहीं होगा, सिंपली क्या होगा? होमो केवल होगा। क्यों?
क्योंकि यह डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, होमो ही कहलाएगा। अनदर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, इसे बताइए क्या कंसीडर किया जाएगा, होमो या हेट्रो, होमो या हेट्रो या बोथ। निखिल वर्मा कह रहे हैं कि होमो कंसीडर किया जाएगा, दिस कंसीडर ओनली हेट्रो, ओनली हेट्रो ही कंसीडर किया जाएगा, होमो या अनदर सब चीजें कंसीडर नहीं की जाएगी। इधर देखिए, ये दोनों कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में नहीं है निखिल जी, ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, और कॉन्जुगेशन में ना होने के कारण से इन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा डबल बॉन्ड, फिर ये दोनों डबल बॉन्ड बचते हैं, और इन दोनों डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हेट्रो ही कंसीडर करेंगे, होमो की कोई चर्चा ही नहीं की जाएगी। ठीक, देखिए आज यहां तक ही, आज निखिल जी कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन ना होने के कारण से कोई भी डबल बॉन्ड तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक, आज आज यहीं पर खत्म करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। ठीक है निखिल वर्मा जी, यस सर क्लियर हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब क्लास प्रैक्टिस बैच की शुरू होगी, बस 5 से 10 मिनट बाद प्रैक्टिस बैच की क्लास चलेगी, जो कि एप्लीकेशन पर ही चलेगी, और आज से फीस आपकी 300 रुपीज पर मंथ हो गई। आप जो लोग जुड़ना चाहते हो दिए गए नंबर पर कॉल करके या L1 क्लासेस प्रयागराज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं, या तो एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या तो दिए गए नंबर पर, या हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इस नंबर पर बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। L1 क्लासेस प्रयागराज का जो नंबर दिया गया है उस पर, या तो फिर इस नंबर पर 8601781225। इस मोबाइल नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप यदि कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है तो डायरेक्टली आप फोन करके क्लास के बाद, जैसे क्लास खत्म होती है उसी के बाद आप फोन करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कल इसके आगे कैसे और हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, रिंग रेजिड्यू क्या होता है, इंडोसाइक्लिक क्या होते हैं, सारी चर्चाएं हम लोग कल किया जाएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। गुड नाइट भी कहिए या गुड इवनिंग ही कहिए, अभी गुड इवनिंग, कल पुनः मुलाकात होगी। अभी क्लास चल रही है एप्लीकेशन पर आपके सीरीज की, प्रैक्टिस बैच की।